नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रीट के लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का पहला टॉपिक परिवार कंप्लीट कर लिया था। परिवार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, परिवार का अर्थ, परिभाषाएं, ठीक है, परिवार के प्रकार आदि पर चर्चा की। आज की वीडियो में हम दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, सामाजिक बुराइयां। क्या टॉपिक है जी आज का वीडियो का? सामाजिक बुराइयां, यानी कि सोशल एविल्स। ठीक है, हमारे समाज के अंदर पसरी पड़ी कुछ बुराइयां जो हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सामाजिक बुराइयां हैं क्या, मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, अपन सब लोग क्या है कि एक समाज के अंदर रहते हैं और समाज में रहने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, समाज में रहने के क्या है, कुछ नियम हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं समाज में रह करके, कुछ नियमों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। लेकिन समाज के कुछ लोगों के द्वारा, समाज के अंदर रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कार्य जो समाज के नियमों के विरुद्ध हो, समाज के नियमों का पालन ना करते हो, नियम जो है वो बोल रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी वो कार्य जो है समाज के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, नियमों के विरुद्ध किए जाते हैं। ये जो कार्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध किए जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुराइयां या सोशल एविल्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अपने समाज में कई तरह की बुराइयां जो है वो व्याप्त हैं। अलग अलग अगर जगह आप जाओगे, अलग अलग समाज में जाओगे, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि मानव समाज जो है अलग अलग, उनके अंदर अलग अलग तरह की बुराइयां, अलग अलग तरह की कुरीतियां जो है वो व्याप्त हैं। उनमें से कुछ खत्म की जा चुकी हैं बड़े बड़े महान पुरुषों के प्रयासों के द्वारा। ठीक है, और कुछ जो है वो आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। ठीक है, हालांकि सरकार ने उनको रोकने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन चोरी छिपे उसके बावजूद भी वो चीजें समाज के अंदर हो रही हैं। इनमें से मुख्य 5 कुरीतियां, 5 सामाजिक बुराइयों के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो 5 जो सामाजिक बुराइयां हमारे सिलेबस में है, उनमें एक है बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम। दूसरा है बाल विवाह। तीसरा है चोरी। चौथा है दहेज प्रथा। और 5वां है धूम्रपान व नशाखोरी। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 सामाजिक बुराइयां हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, चोरी, दहेज प्रथा व धूम्रपान एवं नशाखोरी। ठीक है, इन 5 में से आज एक जो मुख्य सामाजिक बुराई है, क्या, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल श्रम के बारे में पढ़ना। बाल श्रम का अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं। बाल श्रम में माने चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो दोस्तों ये बाल श्रम या चाइल्ड लेबर जो है ये क्या है? देखिए, अगर साधारण शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करें तो किसी बच्चे से, किसी बालक से यदि कोई कार्य करवाया जाता है ऐसा जो उसकी आयु के अनुरूप ना हो, ठीक है, कोई ऐसा कार्य जो उस बच्चे के आयु के अनुरूप ना हो, तो इस तरह का कार्य जो है वो बाल श्रम माना जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने आयु निर्धारित की है। ठीक है, तो हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना, ये बोला जाता है दोस्तों क्या, बाल श्रम। सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना क्या कहा जाएगा, बाल श्रम कहा जाता है।
ठीक है। अब बात यहां आ जाती है कि जी सरकार ने अगर निर्धारित कर रखी है आयु, तो वो जो आयु है वो कितनी है, सरकार के द्वारा निर्धारित आयु कितनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, ठीक है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का जो संविधान है, उसके अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष की आयु जो है, 14 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार जो आयु निर्धारित की गई है वो कितने हैं, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता है, एक बात। ठीक है, फिर दूसरी चीज एक है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम, अब कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष ये आयु निर्धारित की गई है। कितने वर्ष, 15 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। किसके अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक है खान अधिनियम। खान अधिनियम, खान अधिनियम 1952, खान अधिनियम 1952। खान अधिनियम 1952 के अनुसार जो आयु निर्धारित की गई है वो क्या है, 18 वर्ष। ठीक है, खान अधिनियम 1952 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या खदानों में या ऐसा कोई कार्य जिसमें संकट हो, जान जाने का खतरा हो, ठीक है, ऐसे कार्यों को कहने का मतलब है खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। खतरनाक कार्य जैसे रासायनिक उद्योग हो गए हैं, या पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, या ये इसमें खान है, खदान है, इनके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु क्या है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता। कारखाना अधिनियम के 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। और खान अधिनियम 1952 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको खतरनाक काम करने के लिए निषेध किया गया है, उनसे वो कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो बाल श्रम क्या है, सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित आयु क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य नहीं करवाया जा सकता। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। खान अधिनियम 1952 के अनुसार खतरनाक कार्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, हाँ, अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं इसके लिए। अपवाद नंबर 1 क्या है कि पुश्तैनी काम अगर है, ठीक है, घरेलू व्यवसाय जो है, घरेलू व्यवसाय, ठीक है, घरेलू व्यवसाय में बच्चों से कार्य लिया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भी घरेलू व्यवसाय में काम करवाया जा सकता है, बशर्ते ये उनके स्कूल के समय के बाद करवाया जाए और कार्य खतरनाक ना हो। मैं फिर से दोहरा देता हूं एक बार कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो घरेलू व्यवसाय में अपना हाथ बटा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि वो स्कूल समय के बाद कार्य कर रहे हों और दूसरा खतरनाक कार्य ना हो। ठीक है, दूसरा जो अपवाद क्या है, दूसरा अपवाद ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या अपवाद है निर्धारित आयु के अपवाद। तो एक तो घरेलू कार्य में वो कार्य कर सकते हैं और दूसरा क्या है,
रंगमंच के ऊपर, रंगमंच पर अदाकारी, ठीक है, यानी कि एक्टिंग है, टीवी सीरियल्स के अंदर, फिल्मों के अंदर बच्चे की योग्यता के अनुसार जो उसकी अदाकारी का जो उसमें खासियत है, एक्टिंग स्किल्स जो है उसके अकॉर्डिंग वो फिल्मों में, नाटकों में, धारावाहिकों में कार्य कर सकता है। और तीसरा, खेल से संबंधित कार्य, खेल से संबंधित जो कार्य हैं, कार्य किए जा सकते हैं। खेल से संबंधित कार्य जो होंगे वो किए जा सकते हैं। तो 3 अपवाद हो गए। क्या? घरेलू व्यवसाय में वो हाथ बटा सकता है बशर्ते स्कूल समय के बाद हो और खतरनाक कार्य ना हो। रंगमंच पर अदाकारी जो है वो कर सकता है। इसमें भी ये ध्यान रखना है स्टंट वटंट नहीं करने, खतरनाक सीन जो है या खतरनाक जो प्ले है, एक्ट है, वो उसके नहीं करने को दिया जाएगा। और तीसरा, खेल से संबंधित कार्य जो है ये भी जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है बाल श्रम का अर्थ। और बाल श्रम के लिए जो सरकार ने निर्धारित आयु रखी है, भी इस आयु से कम के अगर बच्चे हैं तो वो बाल श्रम माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद बाल श्रम को रोका क्यों जाए? ठीक है भाई, लोगों के सुझाव हैं, बहुत से लोग जो हैं ये तर्क देते हैं कि हम तो जी कार्य दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, गरीब है, गरीब समझ करके कार्य दिया है जिससे कि उनको खाना मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके और वो अपना जीवन जो है वो जी सके। ठीक है। तो देखिए, लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जो बच्चा बाल श्रम जैसे कार्य जो है कारखानों में लग गया है, ठीक है, या खदानों में कार्य कर रहा है, उसके लिए बेहतर भविष्य की कामना एक सपना ही बनकर के रह जाती है। ठीक है। वो सपने में जरूर सोच सकता है कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, बेहतर भविष्य की वो सिर्फ सपने देख सकता है। ठीक है। अब दुकान के ऊपर अगर चाय वगैरह या बर्तन साफ करने के लिए जिस बच्चे को रखा गया है दुकानों के ऊपर, वो ज्यादा क्या कर लेगा वहां पर? ना वो पढ़ लिख रहा है, शिक्षा से वंचित रह जाता है। ठीक है। दूसरा, बाकी के जो उसकी उम्र के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। वो तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिली उसको। ठीक है। तो लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बाल श्रम जो है वो गैर कानूनी है और एक सामाजिक बुराई है, ये ध्यान रखना है। इसको प्रतिबंधित क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों के ऊपर इसके कुप्रभाव है। ठीक है। क्या है? कुप्रभाव। अब कुप्रभाव क्या है? पहला कुप्रभाव देखिए, मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक है। ये मानसिक व शारीरिक विकास में ये बाधक है। शारीरिक विकास में बाधक। अगर बाल श्रम करेगा बच्चा तो उसका मानसिक विकास जो है, शारीरिक विकास जो है वो रुक जाएगा। पहला जो कुप्रभाव है वो ये है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसको हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। ठीक है जी। अब अलग अलग तरह के कारखानों में जिन बच्चों से कार्य लिया जाता है उनको, जैसे मान लेते हैं अगर वो किसी खदान खान में काम कर रहे हैं तो सिलिकोसिस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है। या दूसरे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं तो रसायनों के संपर्क में आएंगे, तो उन रसायनों की वजह से उनके शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी विकार जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा और सबसे मुख्य, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा से वंचित रह जाना। क्या? शिक्षा से वंचित रह जाना, ये एक सबसे बड़ा कुप्रभाव है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कोई वीडियो वायरल हो रहा था। कोई पत्रकार जनाब थे और वो कहीं पर ऐसे ही मंडली बैठी हुई थी, तो कोई राजमिस्त्री थे और उन्होंने बोला जी हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्यों? शिक्षा जो है, अगर शिक्षा हमारे पास होगी तो रोटी कपड़ा मकान रोजगार वो कमाएंगे। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण,
ठीक है। तो बाल श्रम में अगर बच्चा रहेगा, स्कूल कॉलेज कहां जा पाएगा वो, ठीक है। तो शिक्षा से वंचित रह जाना ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा कुप्रभाव। और चौथा, अगर शिक्षा से वो वंचित रह जाता है, शिक्षा से वंचित रह गया है, तो क्या वो बेहतर भविष्य के अपने सपने को साकार कर पाएगा कभी? तो बेहतर भविष्य से भी वो क्या है, बेहतर भविष्य से भी वंचित रह जाएगा, से वंचित रह जाना, ठीक है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो कंपीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रतियोगिता का जमाना है भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, बहुत उच्च शिक्षा लेने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, प्रतिस्पर्धी तभी बन पाएगा जब उसके पास शिक्षा होगी, और अगर वो शिक्षा से ही वंचित रह जाता है तो उसके बेहतर भविष्य के जो चांसेस हैं वो क्या है, कम है। वो सपने जरूर देख सकता है बेहतर भविष्य के, लेकिन शायद वो उन्हें पूरा ना कर पाए। क्यों? मानसिक स्तर पर वो कमजोर रह गया, शारीरिक स्तर पर वो कमजोर रह गया, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसको हो गई, शिक्षा से वो वंचित रह गया, तो बेहतर भविष्य कहां बना उस बेचारे का, ठीक है। तो ये कुप्रभाव है किसके, बाल श्रम के कुप्रभाव, ठीक है। मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, शिक्षा से वंचित रह जाना, बेहतर भविष्य से वंचित रह जाना, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बाल श्रम के कारण क्या है, भाई बाल श्रम जो है वो क्यों रहा, हमारे समाज में ये फैला हुआ क्यों है, ठीक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 60 करोड़ के आसपास बाल श्रमिक हैं, और अब नए आंकड़े जो हैं वो तो आए नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो बाल श्रम है इतना व्याप्त कैसे है, क्यों इतना व्याप्त है, क्यों इतना फैला पड़ा है, इसके कारण क्या है? तो बाल श्रम के कारण देखिए, बाल श्रम के कारण, ठीक है, बाल श्रम के कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है, मुख्य कारण जो है वो क्या है? निर्धनता। क्या है? निर्धनता, यानी कि गरीबी। मजबूर है वो, ठीक है, इतना आर्थिक संपन्न नहीं है वो, तो किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए क्या है, गरीबी उनसे बाल श्रम करवा रही है, वो मजबूर है, ठीक है। तो निर्धनता और गरीबी ये बहुत अति मुख्य कारण, ठीक है, अति मुख्य कारण है ये किसका? बाल श्रम का, ठीक है। इसके बाद माता पिता का जो रुझान है शिक्षा के प्रति वो कम है, शिक्षा के प्रति माता पिता का कम रुझान। दूसरा कारण क्या है? शिक्षा के प्रति माता पिता का कम रुझान। भाई उनका सोचना क्या है? उनका सोचना ये है कि स्कूल जाकर के क्या कर लेगा, ठीक है, कौन सा उसने कलेक्टर लग जाना है स्कूल जाकर के, इससे बढ़िया है कि वो काम करेगा, 2 घर में पैसे आएंगे, 2, ठीक है, काम चलेगा बढ़िया। तो वो जो माता पिता हैं उनका शिक्षा के प्रति क्या है, बच्चे की शिक्षा के प्रति कम रुझान है। वो उसको स्कूल भेजने की बजाय किसी दुकान पर लगा देंगे, किसी कारखाने में लगा देंगे। मानना क्या है, अभी पढ़ लिख करके कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? अरे तुम भेजो तो सही यार, भेजोगे कलेक्टर ना सही, कहीं क्लर्क तो बनेगा, कहीं ढंग के कुछ काम तो करेगा, बाल श्रम से तो बचेगा, ठीक है। कम से कम बाल श्रमिक के तौर पर उसका जो भविष्य रहने वाला है उससे बेहतर भविष्य तो बनाएगा वो, ठीक है। तो शिक्षा के प्रति माता पिता का जो रुझान है वो क्या है? कम है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, क्या है? जनसंख्या वृद्धि। भाई देखिए ये तो ऐसी समस्या है जो सभी के लिए, हर तरह की जो सामाजिक बुराई है उसके लिए जिम्मेदार है। ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करते हैं, जैसा छोटा मोटा काम
जो है वो मिलता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो जैसा जहां से 2 पैसे की आमदनी होते दिखे माँ बाप को या बच्चे को, वो जी हम ठीक है लड़का जो है काम पर आ जाएगा कल से, जी इतने महीने बाबूजी इतने महीने की पगार जो है दे दीजिएगा, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ये है वो है। ठीक है, रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि है भाई, लोग बहुत हैं। ठीक है, लोग बहुत हैं तो जितने में जैसा काम जो मिलता है मुझे नहीं मिल रहा तो मेरे बच्चे को, ठीक है, ऐसा करके वो लगा देते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि एक तीसरा और अति मुख्य कारण माना जाएगा। इसके अलावा चौथा, बच्चे जो है, अब बच्चे हैं भोले वाले, बच्चों की जरूरतें कम है। ठीक है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि श्रम जो उनका जो मेहनताना होगा वो कितना लेना चाहिए। तो बच्चे भोले वाले हैं, उनकी जरूरतें कम है, और जो सेठ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ छोरा तना महीना का इतना दे देंगे, 1000 2000 1500 3000 5000 बस तड़का काम पर आ जाइए। ठीक है, तो क्या है, अब कोई बड़े आदमी को वो रखेंगे तो वो 15-20 हजार से कम में काम करेगा नहीं, 12-15-20 हजार वो मांगेगा। लेकिन अगर वही काम अगर वो बच्चे से लेंगे तो वो क्या है 5-7 हजार तक निपट जाएगा। तो ये भी वजह है कि जो दुकानदार हैं या कारखाना मालिक होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक जो हैं, वो बड़ों को काम पर रखने के बजाय बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें कम मेहनताना देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सस्ता श्रम उपलब्ध होना, ठीक है। भी बच्चे जो हैं वो कम मेहनताने पर काम कर लेंगे, वो बेचारे भोले वाले हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनके हिसाब से तो उतने जो मिल रहे हैं वो भी काफी है उनके लिए। ठीक है, और जो मिल मालिक हैं, दुकानों के मालिक हैं, उनको हो जाता है फायदा उस चीज का। तो सस्ता श्रम उपलब्ध होना, एक तो ये चीज। ठीक है, इसके अलावा बच्चों का आसानी से शोषण किया जा सकता है, आसान शोषण, बच्चों का जो शोषण है वो आसानी से किया जा सकता है। क्यों? अब अगर बड़ा आदमी आएगा, बड़े किसी इंसान को, बड़े किसी मनुष्य को रखा है काम पर, तो वो तो भाई अपने टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा। जी 8 बजे या 9 बजे दुकान पर आएंगे, शाम के 5 बजे या 6 बजे टाटा बाय बाय सी यू कर मिलेंगे सेठ। ठीक है, ये वाली कहानी। ठीक है, तो उसको तो अब उसको शोषण किया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या है, उसको डांट दिया, धमका दिया, पैसे काटने की बात बोल दी। ठीक है, और क्या है, उससे 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात तक काम में जुटाए रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये आसानी से शोषण इनका किया जा सकता है। जो बच्चे हैं भोले भाले हैं, थोड़े शेर दिल होते नहीं है, मासूम होते हैं। ठीक है, डर जाते हैं। तो जो दुकानदार है या मकान ये आपके मिल मालिक वगैरह, ये क्या करते हैं, ये उनको डरा धमका करके या पैसे काटने की बात करके उनसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक काम करवा लेते हैं। वो क्या है, आसान शोषण है। ठीक है, तो बच्चों को शोषण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी, क्या है, इसके अलावा बेरोजगारी, कि बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ती रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत हो गए हैं, काम कम है और बेरोजगारी ज्यादा है। जैसा काम जिसे मिला, पैसे कमाने के लिए उसने वैसा काम करना शुरू कर दिया। तो ये बाल श्रम के प्रमुख कारण है। बाल श्रम के प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता या गरीबी, शिक्षा के प्रति माता पिता का कम रुझान, जनसंख्या वृद्धि है, सस्ते श्रम का उपलब्ध होना है, आसानी से शोषण किया जा सकता है बच्चों का, और बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है जिसकी वजह से बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिए, हमने समझा बाल श्रम का अर्थ, बाल श्रम के लिए जो निर्धारित आयु है सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई है वो पढ़ लिया हमने, बाल श्रम के कारण पढ़ लिए, बाल श्रम के कुप्रभाव पढ़े, और अब हमें पढ़ना है क्या? बाल श्रम को रोकने के उपाय। क्या पढ़ना है जी? बाल श्रम को रोकने के उपाय।
हमारे समाज में पसरी इस बुराई का अंत करने के लिए, इसको काबू में लाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं या क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां मैं लिख देता हूं बाल श्रम को रोकने के उपाय। ठीक है, क्या उपाय किए जा सकते हैं या किए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से बाल श्रम को काबू में लाया जा सकता है। तो एक जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24। इस अनुच्छेद 24 किसके, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग 14 वर्ष जो है वो आयु निर्धारित की गई है। 14 वर्ष से कम आयु के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों आदि में कार्य करवाना निषेध है। क्या है, निषेध है। संविधान के अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों या दुकानों या मिलों के अंदर कार्य करवाना या किसी तरह का कोई खतरनाक कार्य करवाना पूर्णतया निषेध है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A संविधान का अनुच्छेद 21A, ये जो है ये संविधान अधिनियम 2002 86वें संशोधन। ठीक है, 86वें संशोधन के दौरान ये जो अनुच्छेद है ये ऐड किया गया और इस अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ये क्या अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, कि अनुच्छेद 21A संविधान के अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में हर बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, राज्य जो है, जिस राज्य का वो निवासी है, वो बच्चा जिस राज्य का निवासी है वो राज्य उसकी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ये उसका अधिकार है, ये उसको देगा, दिलवाएगा। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा एक है अनुच्छेद 39E। ठीक है, तो दो अनुच्छेद अभी हमने पढ़े, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21A। अब इसके अलावा एक है अनुच्छेद 39E। ठीक है, आर्टिकल 39E तीसरा संवैधानिक प्रावधान है ये।
अनुच्छेद 39E, और इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल 39E के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष महिला एवं बच्चे से उसके स्वास्थ्य ताकत तथा आयु के अनुपयुक्त कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? बाधित नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष अथवा महिला अथवा बच्चे को उनके शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी शारीरिक ताकत और उनकी आयु के अनुपयुक्त, जो उनकी आयु के अनुरूप ना हो, उनके स्वास्थ्य या ताकत के अनुरूप ना हो, उस कार्य को करने के लिए बाधित नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 39E क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या बच्चे को उसके स्वास्थ्य, ताकत अथवा आयु के अनुपयुक्त कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकता। आर्थिक आवश्यकता जो है, अगर इनके भाई पैसों की जरूरत है इनको, तो पैसों की जरूरत के चलते या पैसों की जरूरत का जो डर है वो दिखाते हुए बाध्य नहीं कर सकता यदि इनका स्वास्थ्य, ताकत अथवा आयु जो है उस कार्य के अनुरूप नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। कौन कौन से पढ़ लिया हमने पढ़ा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21A और यहां ऊपर लिखा हुआ है अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे से किसी कारखाने या किसी खतरनाक कार्य को नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, राज्य उनको फ्री में शिक्षा देगा और अनिवार्य है शिक्षा देना, बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देता है। और अनुच्छेद 39 बोलता है कि यदि कोई पुरुष, महिला या बच्चा है जिनका शारीरिक स्वास्थ्य या ताकत या आयु उस कार्य के अनुरूप नहीं है, उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, तो कोई भी व्यक्ति आर्थिक आवश्यकता का हवाला देकर उसको वह कार्य करने के लिए बाधित नहीं कर सकता, वह कार्य करने के लिए बाधित नहीं कर सकता। यदि पुरुष, महिला और बच्चे का स्वास्थ्य या ताकत या आयु उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अनुपयुक्त है, ठीक है, तो वो बाध्य नहीं कर सकता। ये है जी क्या संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, क्या है ये बाल श्रम को रोकने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 39E। ठीक है, हालांकि इसमें अनुच्छेद 21A में कहीं पर बाल श्रम की बात नहीं आई है, शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात है, लेकिन यहां पर समझा जा सकता है कि यदि बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाता है, शिक्षा लेने के लिए वो कहां जाएगा? स्कूल में जाएगा, और यदि बच्चा स्कूल में जाएगा, शिक्षित होगा, तो उसके पास बाल श्रम के लिए समय ही नहीं है, छुट्टी। ठीक है, तो बाल श्रम अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, इसलिए बाल श्रम को अगर पूर्ण उन्मूलन करना है, चाइल्ड लेबर को पूर्णतः हमारे समाज से बहिष्कृत करना, बाहर निकालना है, तो हर बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है, हर बालक का शिक्षित होना जरूरी है, तभी बाल श्रम को हम क्या कर सकते हैं? काबू में कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? कानूनी प्रावधान क्या है? ठीक है, बाल श्रम को रोकने के लिए कानून में क्या प्रावधान है? तो देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है
एक अधिनियम, एक एक्ट है बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ इसका? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देखिए, अब ये जो है 1986 में अस्तित्व में आया। ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इसका बनाया, ये कब बनाया गया? 1986 में। और किसकी सिफारिश पर बनाया गया? देखिए, 1979 में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं गुरुपद स्वामी समिति। ठीक है, गुरुपद स्वामी समिति। और ये जो गुरुपद स्वामी समिति है, इसकी अनुशंसा पर, इसकी सिफारिश पर ये जो एक्ट था, कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसके अनुसार बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना निषेध कर दिया गया। ठीक है, 14 इस बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या है? निषेध कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक एक्ट बन गया 1986 में, 1979 में बनी गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर, और इसके अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना निषेध कर दिया गया। और यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति ये सब कार्य करवाता हुआ मिलता है, यानी कि वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाता हुआ मिलता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। और सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान जो है इसमें, वो क्या है? देखिए, इनिशियली ये रखा गया 3 माह से 1 वर्ष की कैद, कठोर कैद। ठीक है, 3 माह से 1 वर्ष की कठोर कैद तथा 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, क्या सजा का प्रावधान रखा गया? शुरू में 3 माह से 1 वर्ष की कठोर कैद और 10,000 से 20,000 जुर्माना। कठोर कैद का मतलब सश्रम, यानी कि कार्य करना पड़ेगा वहां पर। बच्चों से कार्य करवाया है ना, बच्चों से कार्य करवाया है, उसका हिसाब देना पड़ेगा, वहां कार्य करना पड़ेगा, सश्रम कारावास होगा वो। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को परेशान किया, अब परेशानी झेलो। ठीक है, तो सजा का प्रावधान क्या था? 3 माह से 1 वर्ष की कठोर कैद, सश्रम कैद और 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना। लेकिन क्या हुआ? 2016 तक जो बाल श्रमिक थे उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। ठीक है, शुरू में कम हुई, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे लोग जो थे वो फिर से यूं हो गए भी हाँ, अब क्या है, सरकार क्या कर लेगी, वो है, ये है। तो सरकार ने ये जो सजा है इसे और बढ़ा दिया। 2016 में इसके सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? संशोधन। और
जो सजा है उसको बढ़ा दिया गया, सजा कितनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, यानी कि 6 माह से 2 वर्ष की कठोर कैद, सश्रम कैद तथा 20,000 से 50,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, 20,000 से 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया 2016 के संशोधन में। 2016 के अंदर बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 जो एक्ट था उसके अंदर संशोधन किया गया, और संशोधित करने के बाद सजा का जो प्रावधान था वो 2 गुना कर दिया गया। पहले था 3 माह से 1 वर्ष की कठोर कैद तथा 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना, और अब क्या कर दिया गया, 6 माह से 2 वर्ष की सश्रम कैद, कठोर कैद और 20,000 से 50,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, इसके अलावा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम में एक और संशोधन हुआ 13 मई 2015 को। 13 मई 2015 को एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के अकॉर्डिंग ये जो संशोधन था ये पुश्तैनी कार्य को लेकर के था। किसको लेकर के था, पुश्तैनी व्यवसाय या कार्य। वो पीछे बात आई थी ना, अब हम लोगों की भी क्या प्रॉब्लम होती है, छोटे होते थे, बच्चे होते थे, जब घर वाले काम बोल देते थे, बेटा जा मार्केट से बोल आते, बेटा जाए घर में यार सफाई कर दे, पोछे लगा दे, झाड़ू लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, 70 काम बता देते थे। ठीक है, तो जरूरी भी थी ये काम। अब हम इस चीज का हवाला देते थे भी, गवर्नमेंट जो है वो उसने बैन कर रखा है बच्चों से काम करवाना। ठीक है, आप पूरा दिन काम में लगवाए रहते हो, जाना पड़ेगा पुलिस के पास। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर घरेलू व्यवसाय या घरेलू कार्य है तो बच्चे से घरेलू कार्य या घरेलू व्यवसाय में मदद ली जा सकती है, उससे कार्य करवाया जा सकता है। आज के बच्चे भी बच नहीं सकते उस कार्य से। ठीक है, कार्य करवाया जा सकता है। 13 मई 2015 को एक संशोधन किया गया। पार्टिकुलर क्या थे, पुश्तैनी कार्य को लेकर के ये संशोधन किया गया कि यदि कोई बच्चा है घर में तो क्या उससे घरेलू कार्य जो करवाया जा रहा है वो भी बाल श्रम है, या जो घरेलू व्यवसाय में वो कार्य कर रहा है क्या उसे भी बाल श्रम माना जाएगा। तो सरकार ने बोला ना जी, 13 मई 2015 को संशोधन किया गया और उसमें जो बात रखी गई वो ये रखी गई कि 14 वर्ष या उससे कम का जो बच्चा, कम उम्र का जो बच्चा है उसे घरेलू कार्य तथा घरेलू व्यवसाय में मदद ली जा सकती है, बशर्ते ये जो कार्य है वो अपने विद्यालय के समय के बाद करे। स्कूल खोटी नहीं करना भाई, स्कूल खोटी नहीं करना। स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद आप अपने घरेलू कार्य में बच्चों की मदद ले सकते हैं। स्कूल से बच्चा लौट आया है, उसमें आप घरेलू कार्य के अंदर, घरेलू व्यवसाय के अंदर उस बच्चे की मदद ले सकते हैं, उस बच्चे से कार्य करवा सकते हैं। परंतु क्या ध्यान रखना है, एक तो स्कूल के बाद का समय में करना है, और दूसरा वो जो कार्य आप उस बच्चे से करवा रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई खतरा ना हो, वो कार्य खतरनाक ना हो। ये जो चीज थी ये 13 मई 2015 में जब संशोधन किया गया इस अधिनियम में, तब ये पुश्तैनी कार्य को लेकर के नई बात जो थी वो रखी गई। ठीक है, तो ये है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भी कानूनी प्रावधान। तो हमने पढ़ लिया, हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़े, हमने कानूनी प्रावधान पढ़ लिया। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर ये अस्तित्व में लाया गया और इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना बाल श्रम माना जाएगा, और यह है निषेध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। शुरुआत में सजा थी 3 महीने से 1 साल की सश्रम कैद और 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना, लेकिन 2016 में संशोधन किया गया
और ये जो सजा का प्रावधान था इसको लगभग 2 गुना कर दिया गया, यानी कि कैद हो गई 6 महीने से 2 साल की और जुर्माना हो गया 20,000 से 50,000 रुपए। ठीक है, 13 मई 2015 को एक और संशोधन इसमें किया गया था, जिसके तहत आप बच्चे से घरेलू कार्य करवा सकते हैं, घरेलू व्यवसाय जो है उसमें उससे कार्य करवाए जा सकते हैं, परंतु यह कार्य विद्यालय से आने के बाद किए जाएं और यह कार्य खतरनाक ना हो। ठीक है, तो ये कानूनी प्रावधान था। ठीक है, इसके बाद सरकारी नीतियां। ठीक है, सरकारी नीतियां यानी कि सरकार ने किन नीतियों का निर्माण किया है जिससे बाल श्रम को समाज से उखाड़ करके फेंका जा सके, उसे काबू में लाया जा सके, बच्चों को जो बाल श्रम में फंसे पड़े हैं उन्हें उससे छुटकारा दिलाया जा सके। ठीक है, तो सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति, ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति ये जो थी ये नीति बनाई गई कब? 14 अगस्त 1987 को। ठीक है, 14 अगस्त 1987 को इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी, यानी कि NCLP। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति 14 अगस्त 1987 को ये अस्तित्व में आई, ये बनाई गई और इसे बनाया किसने? भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसका निर्माण किया। अब इसका कार्य क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति का कार्य क्या है? इसका गठन क्यों किया गया? इसका कार्य ये है कि ये सरकार को बाल श्रम रोकने के लिए, बाल श्रम की जो समस्या है उसको रोकने के लिए क्या योजनाएं बनानी चाहिए, कैसे बनाई जाए, किस तरीके से उस बाल श्रम की जो बुराई है उसको काबू में किया जाए, इसके लिए सुझाव देती है। ठीक है, कौन सी नीति? राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी, जिसका गठन 14 अगस्त 1987 में हुआ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको बनाया और इसका कार्य क्या है? ये सरकार को सुझाव देती है किस तरह से बाल श्रम को काबू में लाया जा सके, क्या योजना बनाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्थाओं की। ठीक है, कि बाल श्रम को लेकर के दुनिया भर में, अपने देश में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं जो बाल श्रम को रोकने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं क्या? बाल श्रम को रोकने के लिए बनी संस्थाएं। ठीक है, ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बाल श्रम को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय कर रही हैं या रोकने के लिए अग्रसर है? तो देखिए, हमें क्या समझना पड़ेगा इसमें कि जो संस्थाएं हैं जो बाल श्रम को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं, ये 3 स्तरों पर हमें देखने को मिलती हैं। एक जो स्तर है वो है इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कौन सी संस्था है जो कार्य कर रही है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रही है उस संस्था का नाम है यूनिसेफ। ठीक है, क्या नाम है? यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसका पूरा नाम है जी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये जो संस्था है इसका मुख्य कार्य जो है
ये ज्यादातर कार्य बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु करती है। बाल अधिकारों का संरक्षण इसका मुख्य कार्य है। भाई बालकों का, पूरी दुनिया में बच्चों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जा सके, उनका हनन ना हो, उन अधिकारों की पूर्ति हो, इसके लिए ये कार्य करती है। इसके अलावा बच्चों में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण करना, बच्चों के प्रति हिंसा का जो व्यवहार है वो ना हो उसको रोकना, साथ ही साथ बाल श्रम उन्मूलन के लिए, इसके लिए बाल श्रम उन्मूलन के लिए, बाल श्रम उन्मूलन हमारे लिए ये खास बात है कि ये जो यूनिसेफ है ये बाल श्रम उन्मूलन के लिए भी कार्य करती है। भाई देखिए मुख्य क्या है, बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों का जो अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए ये कार्य करती है। इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन के लिए भी कार्य है। पूरी दुनिया में बाल श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए भी ये कार्य कर रही है, बाल श्रम को बिल्कुल खत्म करने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही साथ बच्चों के प्रति हिंसा के व्यवहार को रोकने के लिए कार्य करती है, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को के निवारण के लिए कार्य करती है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 में हुई, 11 दिसंबर 1946 में। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहा? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका कार्य क्या है? बाल अधिकारों का संरक्षण करना, यानी कि बालकों के अधिकारों को बचाए रखना, उनको उनके अधिकार मिले इसके लिए कार्य करना, साथ ही साथ बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य करना। इसके अलावा ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करती है, बच्चों के प्रति हिंसा का जो व्यवहार है पूरी दुनिया में प्रचलित उसको रोकने के लिए कार्य करती है। और साथ ही साथ क्योंकि ये क्या है? फंड, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ फंड। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए जिस भी देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु या बाल श्रम के उन्मूलन हेतु या बालकों के प्रति हो रही हिंसा को रोकने हेतु या बच्चों से रिलेटेड किसी काम के लिए अगर कोई योजना बनाई जा रही हो किसी देश की सरकार के द्वारा, तो उस योजना की फंडिंग करना, क्या करना? फंडिंग करना, माया देना। माया समझते हैं? पैसा। वो पैसा जो है वो कौन दे रहा है? यूनिसेफ देती है, ग्रांट छोड़ती है ये, ताकि वो जो योजना बनाई जा रही है उसको क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, तो यूनिसेफ जो है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों हेतु कार्य करने वाली एक संस्था है और ये बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भी कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है उसकी बात। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं, हमारे देश में दो संस्थाएं जो है राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम को रोकने हेतु कार्य कर रही है। इसमें से एक जो है वो है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। कौन सी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। ठीक है जी, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, यानी कि नेशनल अथॉरिटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, यानी कि NAECL। ठीक है, NAECL, इसकी जो स्थापना है वो 26 सितंबर, स्थापना कब हुई? 26 सितंबर कब हुई जी स्थापना? 26 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना की गई। 26 सितंबर 1994 में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई, नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। कब की गई? 26 सितंबर 1994 में। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर।
ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को बाल श्रम रोकने हेतु सुझाव देना, ठीक है, बाल श्रम को काबू में करने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए योजनाएं बनाना, सुझाव देना सरकार को, ये इसका कार्य है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है जी? नई दिल्ली में, ठीक है। तो एक तो संस्था हो गई क्या? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। इसके अलावा दूसरी जो संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली दूसरी संस्था जो है उसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या नाम है जी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। यानी कि बोले तो NCPCR, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया। कब? 5 मार्च 2007 को। कब किया गया? 5 मार्च 2007 को। कब किया गया जी? 5 मार्च 2007 को इसका गठन किया गया। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको गठन किया गया। किसके अंतर्गत? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका निर्माण, इसका गठन, इसको संगठित किया गया, इस संस्था को बनाया गया। कौन से आयोग के अंतर्गत? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 5 मार्च 2007 को, ठीक है, 5 मार्च 2007 को। और ये जो संस्था है ये 7 सदस्यीय संस्था है। क्या है? 7 सदस्य होते हैं इसमें। तो 7 सदस्यीय संस्था है, 7 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें से एक जो है वो अध्यक्ष है, एक कौन है? अध्यक्ष है। बाकी के 6 सदस्य होते हैं इसके अलावा। और इन 6 में से कम 2 महिलाएं जो हैं उनका होना जरूरी है। 2 महिलाएं जो हैं वो इसमें जरूर होनी चाहिए। यानी कि ये जो 7 सदस्य समिति का जो गठन किया गया है, यहाँ पर जो 7 सदस्य इस पूरी टीम में है, इसमें से एक जो है वो हेड होगा, अध्यक्ष होगा। और बाकी के जो 6 सदस्य हैं उन 6 में से 2 जो है वो एटलीस्ट महिलाएं हो, कम से कम 2 महिलाएं जो है वो वहां जरूर हो, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल जो है वो है ये 3 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं, ठीक है। ये जो सदस्य हैं ये कितने वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं? 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु तक, ठीक है। भाई इन दोनों में से पहले कोई भी हो जाए, या तो उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर वो 3 वर्ष से पहले अपने 60 साल की उम्र को पूरा कर लें, तब तक वो यहाँ इस पद पर बने रहेंगे। जैसे ही उन्होंने 60 साल की आयु को पूर्ण किया वो इस पद से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। नए सदस्य को चयनित किया जाएगा। तो 3 वर्ष के लिए या फिर भाई अधिकतम आयु जो है उस 60 वर्ष है, ठीक है। 60 वर्ष जैसे ही पूरे हुए उनको जाना पड़ेगा, बेशक उन्होंने वहां 6 महीने ही कार्य किया हो। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को जिसका गठन किया गया, और ये 7 सदस्यीय संस्था है। भाई इसके अंदर 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य बाकी, जिनमें से 2 महिलाएं अनिवार्य हैं, 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। कार्यकाल है 3 वर्ष का या फिर 60 वर्ष का जो उनका अपर एज है, ठीक है, 60 वर्ष जैसे पूरे में, हाँ जी आप जाओ दूसरों को आने दो, ठीक है। और वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रियंक कानूनगो, प्रियंक कानूनगो, ठीक है, क्या नाम है, प्रियंक कानूनगो, ठीक है जी। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दूसरी संस्था जो भारत देश में बाल श्रम को काबू में करने के लिए, बाल श्रम को खत्म करने के लिए कार्यरत है। इसके अलावा देखिए हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की, हमने राष्ट्रीय स्तर की 2 संस्थाओं की बात की, अब राजकीय स्तर पर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में एक और संस्था जो है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसका गठन किया गया, ठीक है। रीट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है कि राजकीय स्तर पर अगर हम बात करें तो राजकीय स्तर पर जो राज्य है उसमें क्या प्रावधान है जी, कौन सी संस्था काम कर रही है, तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। ये जो संस्था है ये कार्य करती है, कार्य क्या है, राजकीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर बाल श्रम को कैसे काबू में लाया जाए, कैसे बाल श्रम को काबू किया जाए, उसके लिए सुझाव देना राज्य सरकार को कि किस तरह से बाल श्रम को रोका जा सकता है और बालक के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो इसका जो गठन है वो भी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही किया गया। इसके बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही इसका जो निर्माण था वो किया गया, और 23 फरवरी 2010 को इसका गठन हुआ, ठीक है, 23 फरवरी 2010 को इसका गठन हुआ। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्षा जो हैं वो कौन है जी, वो है जी श्री संगीता बेनीवाल जी, ठीक है, संगीता बेनीवाल, ठीक है जी। और ये भी क्या है, 7 सदस्यीय कमेटी बनती है, इसमें भी क्या है 7 सदस्यीय कमेटी है, ठीक है, और जिसमें से एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य, और यहां पर भी 2 महिलाओं का होना क्या है, कंपलसरी है। 2 महिलाएं जो हैं वो यहां जरूर क्या है, होनी चाहिए। तो क्या है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही 23 फरवरी 2010 को बनाया गया, इसका गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य है राजस्थान राज्य में बाल श्रम को रोकने हेतु कार्य करना, सुझाव देना राज्य सरकार को किस तरह से बाल श्रम को काबू में लाया जा सकता है। ये इसमें भी 7 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य होते हैं। इन 6 में से 2 सदस्य जो महिलाएं अनिवार्य है। वर्तमान अध्यक्षा जो है वो है श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, और इनका भी जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, ठीक है, या तो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या फिर 3 वर्ष से पहले अगर उनकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें पदच्युत किया जा सकता है और दूसरों को चयनित किया जाता है, ठीक है।
तो ये है बाल श्रम को रोकने हेतु अलग अलग स्तर पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राजकीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ कार्य कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं जो है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, कौन सा? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, जिसको आप NAECL बोलते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको आप बोलते हैं NCPCR। और ये 2 हैं, 2 किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। इसके अलावा राजकीय स्तर पर हमारे राजस्थान में जो है वो कौन सा है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, इसके बाद 1-2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं जिनसे रिलेटेड। देखिए, ये वैसे तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट, लेकिन 1-2 पॉइंट जो है वो मैं आपको और बता देता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एक तो है, देखिए, संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 12 जून। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है भारत में बाल श्रम का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कब किया गया? भारत में बाल श्रम पर प्रतिबंध कब लगा? प्रतिबंध जो है वो कब लगा? तो ये क्या है? 10 अक्टूबर। कब लगा? 10 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, 10 अक्टूबर 2006 में भारत में बाल श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा सर्वाधिक बाल श्रमिक जो हैं वो कहां मिलेंगे? सर्वाधिक बाल श्रमिक जो हैं वो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक कहां हैं? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम बाल श्रमिक जो हैं, सबसे कम बाल श्रमिक जो है वो कहां है? वो है जी लक्षद्वीप में। कहां पर है? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जो है वो है लक्षद्वीप में। और राजस्थान का जो पोजीशन है, राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है? राजस्थान 6वें स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान जो है बाल श्रमिकों की संख्या के मामले में 6वें स्थान पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में हमारा टॉपिक बाल श्रम के ऊपर। आई होप कि आपके बाल श्रम के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट बाकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस डाउट को सॉल्व किया जाए। अब जाते जाते दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप ही का चैनल है अमित बायोलॉजी क्लासेस, आप ही के लिए ये जो कंटेंट है रीट का मैं लेकर के आ रहा हूँ। काफी मेहनत इसमें लग रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ। पर दोस्तों जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरा हौसला, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं अगला वीडियो लेकर के आ पाऊं। तो आई रिक्वायर्ड योर लॉट ऑफ सपोर्ट, मुझे आपकी बहुत सारी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं टाइम टू टाइम अच्छी इंप्रूव्ड क्वालिटी के जो वीडियो है आप लोगों के लिए ला सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अपनी अगली वीडियो के साथ जो कि होगी टॉपिक बाल विवाह पर, आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।